हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय केमिस्ट्री क्लासेस। हम लोग मोल कॉन्सेप्ट को कवर कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के 3 मोल लेकर अमोनिया को बनाया। इस रिएक्शन के बारे में हम लोगों ने थोड़ी सी नॉलेज दी और हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं कि 100 ग्राम H2O में H2O के मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितने होंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो उसी चीज़ को हम लोग उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ाते हैं इस वीडियो में। तो मैं इसको यहाँ पर रब करूँगा ये चीज़। अच्छा, एक चीज़ आप समझ लीजिए, अगर कहीं पर अब मैंने लिखा 28 ग्राम N2, यानी कि मैंने ये लिखा 28 ग्राम N2 है, नाइट्रोजन है। तो अगर मैं यहाँ से पूछूं कि हाउ मैनी मोल्स आर अवेलेबल इन 28 ग्राम, तो मैं मेरे हिसाब से आप कर पाओगे क्वेश्चन। देखिए, इस चीज़ से ये आया तो इस चीज़ तो इससे यहाँ पर रखी तो जाया जा सकता है। जैसे यहाँ से लोग इस पे आए 6 ग्राम पे, और 6 ग्राम से लोग मोल पे भी जा सकते हैं। जैसे 34 ग्राम अमोनिया, मतलब 34 ग्राम NH3 अगर है, अमोनिया है, या फिर 2 मोल अमोनिया लिखा है, यानी यहाँ पर और लगा के अगर मैं लिख दूँ, इसी चीज़ को यहाँ पे लिख देता हूँ 34 ग्राम अमोनिया। तो ये दोनों सेम चीज़ें लिखी हैं, मतलब 2 मोल अमोनिया बोलूँ या फिर 34 ग्राम अमोनिया बोलूँ, तो दोनों का मतलब एक ही है। तो मतलब अगर किसी भी एटम का, मॉलिक्यूल का या फिर कंपाउंड का अगर मुझे ग्राम में अमाउंट दिया गया है, तो मैं उसके नंबर ऑफ मोल निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा? वही फार्मूला यूज करूंगा, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन मास में अब हमारा 28 आ जाएगा। गिवन मास में हमारा 28 आ गया अपॉन मोलर मास। नाइट्रोजन का मोलर मास, एक नाइट्रोजन का होता है 14 और यहाँ पर N2 है तो 28। तो 28 से 28 कट गया, नंबर ऑफ मोल मेरे कितने आ गए? 1। सेम चीज़ यहाँ पर भी निकाली जा सकती है। नंबर ऑफ मोल निकालने हैं, गिवन मास 34 है, गिवन मास हमारा 34 है, और अपॉन मोलर मास नाइट्रोजन का 14 और हाइड्रोजन हमारे 3, तो 3 हाइड्रोजन का 3, 14 + 3 17 से इसको काटा तो नंबर ऑफ मोल हमारे कितने आ गए? 2। ये देखिए, नंबर ऑफ मोल 2 आ गए। तो इस चीज़ को अगर आप कर ले रहे हैं, तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। नोट कर लीजिए इसको। यहाँ पर 28 ग्राम लिखा हुआ था, 28 ग्राम, और यहाँ पर N2 1। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब समझिए, ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हमारा दिया है 100 ग्राम H2O। तो हम लोग सबसे इसके निकालते हैं। सबसे पहले क्या है? नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन मास हमारा 100 ग्राम अपॉन मोलर मास हमारा कितना आ जाएगा? ऑक्सीजन का होता है कितना? हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। तो H2O में हाइड्रोजन का 1 और हाइड्रोजन है कितने? 2, तो 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना है? 16। तो ये हमारा कितना आ गया? 100/18। इसको कैलकुलेट कीजिए। अब इसको कैलकुलेट अगर करता हूँ मैं, तो 50/9 तो लगभग समझिए 5 से थोड़ा ज़्यादा ही है। नंबर ऑफ मोल मेरे कितने आ रहे हैं? 5/9। तो इतने हमारे नंबर ऑफ मोल आ रहे हैं इस जगह पे। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इसको ये लिख सकते हैं 5/9 मोल H2O। मतलब या तो हम लोग 100 ग्राम H2O लिखें या फिर इतने H2O लिखें, दोनों ही बात सही है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ रही है तो इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब इसको
आप करके समझते हैं आगे किस तरीके से हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब समझिए आप 100 ग्राम H2O है, हंड्रेड ग्राम H2O लिखा जाए या फिर मोल H2O लिखा जाए, दोनों बात सही है। तो अब हमें ये पता है एक मोल कितना होता है 6.023 इंटू 10⁻23 ये नंबर होता है मोल की जगह पे। तो अब हम लोग देखे जाए मॉलिक्यूल ऑफ H2O, मॉलिक्यूल ऑफ H2O ध्यान से समझिए, मॉलिक्यूल ऑफ H2O निकालना है। तो हमारे मोल है कितने 5, मोल ऑफ 5/9 इतने हमारे मॉलिक्यूल हैं यहाँ पर, या फिर इसको हम लोग 50/9 भी लिख सकते हैं। तो हमारे अगर इतने मॉलिक्यूल हैं तो हमें मॉलिक्यूल ऑफ H2O निकालना है। तो इतने मोल है 5 होल ऑफ 5/9 और एक मोल, मोल की जगह पे हम लोग ये नंबर लिख सकते हैं। तो ये नंबर यहाँ पर लिख दीजिए इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 यहाँ पर लिखिए मॉलिक्यूल। मतलब अब क्वेश्चन कहाँ गया, अब ये मेरा जो क्वेश्चन था कि मेरे पास 100 ग्राम अगर वाटर है, 100 ग्राम अगर वाटर है मेरे पास, तो 100 ग्राम वाटर में वाटर के H2O के मॉलिक्यूल कितने होंगे। तो मॉलिक्यूल कितने होंगे, इतने होंगे 50/9 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। इसको कैलकुलेशन इज द पार्ट ऑफ योर मैथमेटिक्स, तो उसको आप करिएगा। तो आप क्या आप करते हो कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकला 100 ग्राम वाटर में। किसके मॉलिक्यूल्स, H2O के मॉलिक्यूल्स निकले यहाँ पर, मॉलिक्यूल ऑफ H2O। इस क्वेश्चन को आपने कर लिया। तो अगर आपने इस क्वेश्चन को कर लिया है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं कि हाइड्रोजन के कितने एटम होंगे, ऑक्सीजन के कितने एटम होंगे, इनको भी कैलकुलेट करते हैं। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए। समझिए आपने किस तरीके से निकाला हम लोगों ने, आप कितनी बड़ी चीज़ें निकाल पा रहे हो, आप इसके मॉलिक्यूल्स को बता पा रहे हो कितने मॉलिक्यूल होंगे। तो इस क्वेश्चन को अगर आपने नोट कर लिया तो आगे बढ़ते हैं फिर। अब ये समझिए एक मोल H2O में, एक मोल H2O में, ये देखिए एक मोल H2O में हाइड्रोजन की कितने एटम है, 2 हाइड्रोजन के एटम है। समझने की कोशिश करिए, हाइड्रोजन के 2 एटम है, 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम है। अब बात समझने की कोशिश करेंगे, यहां से बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें चालू हो जाती है। एक मोल H2O में हाइड्रोजन के 2 एटम है, देखिए 2 एटम है हाइड्रोजन के H2O में, एक मोल H2O में अगर देखा जाए तो 2 हाइड्रोजन के एटम है एक, और ये पूरा क्या है, ये 1 मोल है, ये 1 मॉलिक्यूल है अगर हाइड्रोजन का, जो कि अगर 1 मोल लिया जाए, एक मॉलिक्यूल H2O का 1 मॉलिक्यूल, H2O का 1 मॉलिक्यूल अगर 1 मोल लिया जाए, 1 मोल मतलब इतना अमाउंट लिया जाए, तो उसमें हाइड्रोजन के 2 एटम होंगे, तो उसमें हाइड्रोजन के 2 एटम होंगे और ऑक्सीजन का 1 एटम होगा। ये बात हमको समझ में आती है। अगर ये बात समझ में आती है तो आप इसको पहले नोट कर लीजिए, और फिर मैं आपको एक और बात बताने जा रहा हूँ, उसके ऊपर आप ध्यान से समझिए
तभी आपको ये बात समझ में आएगी आगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इसको नोट करिए पहले, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब समझिए ग्राम परमाणु। और परमाणु में अंतर। ग्राम परमाणु और परमाणु में अंतर क्या होता है ये समझिए आप। परमाणु क्या होता है अब ये समझिए, परमाणु मतलब एक सिंगल यूनिट की बात कर रहा है। परमाणु जो है वो एक सिंगल यूनिट की बात कर रहा है। और ग्राम परमाणु जैसे अगर मैं ये बात करूं H2O, H2O का ये 1 मोल है, 1 मोल H2O लिया। 1 मोल H2O में हाइड्रोजन के कितने ग्राम परमाणु हैं तो 2। हाइड्रोजन के 2 ग्राम परमाणु है और ऑक्सीजन के कितना ग्राम परमाणु है 1। अगर आपको बात समझ में आ रही है तो हाइड्रोजन के कितने ग्राम परमाणु हैं 2 हैं, देखिए 2 हैं यहाँ पर, ऑक्सीजन का 1 है तो 1 ग्राम परमाणु। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे कहूँ हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं तो वो क्वेश्चन अभी नहीं मैंने आपको बताया कैसे सॉल्व होगा। ऑक्सीजन के कितने परमाणु होंगे, एटम कितने होंगे वो भी अभी नहीं बताया है, तो अभी में ग्राम परमाणु निकालना आ गया है। तो आप ये समझिए ग्राम परमाणु मतलब 1 मोल H2O में हाइड्रोजन के कितने ग्राम परमाणु हैं 2 हैं और ऑक्सीजन के कितने ग्राम परमाणु हैं वो 1 है। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं यहाँ पर 3 कर दूँ 3H2O, 3H2O में हाइड्रोजन के कितने ग्राम परमाणु हैं 3 2 जा 6 और ऑक्सीजन के कितने ग्राम परमाणु हैं 3 1 जा 3। ये ग्राम परमाणु इस तरीके से निकाले जाते हैं। परमाणु की बात नहीं कर रहा हूँ, परमाणु अलग चीज है, ये एटम इसको बोलता है, ऐसो ग्राम एटम। ये बड़ी बारीक चीजें हैं, मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट, ये सब चीजें, एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट और ये ग्राम एटम और एटम, इसमें छोटे छोटे से डिफरेंस है। अगर आप लैंग्वेज में अगर मात खा गए तो आप ये चीज़ें हिट नहीं कर पाओगे कभी भी। तो जिस तरीके जिस सीक्वेंस में आपको बताता जाऊँगा बस आप समझते जाइए और इसको नोट करते जाइए, बस चीज़ें हिट हो जाएंगी अपने आप। तो देखिए ग्राम परमाणु इस तरीके से निकाले जाते हैं। इसी तरीके से अगर मैं 5 मॉलिक्यूल लूँ, 5 H2O के मोल लूँ, 5 मोल अगर मैं H2O के लूँ तो H2 के हाइड्रोजन के कितने ग्राम परमाणु हैं तो 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5 ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के कितने ग्राम एटम है, ये इस तरीके से निकलेंगे। तो ये यहाँ पर H2O लिखा है। इसी तरीके से कोई भी कंपाउंड आप ले लीजिए, अमोनिया ले लीजिए, H2SO4 ले लीजिए, कॉपर सल्फेट ले लीजिए, उसके ग्राम एटम इसी तरीके से निकलेंगे। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग निकालते हैं ग्राम एटम कितने हैं क्वेश्चन, तब हम लोग एटम निकाल पाएंगे। अभी एटम की तो बात ही नहीं करी, लेकिन एटम आपको समझ में आता है तो आप इसको नोट करिए। फिर मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन रखने चलता हूँ पीछे की तरफ। है आसान चीजें, अगर आपको समझ में आती है तो चीजें आसान है, और अगर आप चीजें अगर समझ नहीं पा रहे हो, अगर आप जरा सा चूक गए तो ये चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये आप बात समझिए। तो आप इसको नोट करिए, फिर हम लोग इसकी बात करते हैं। आई होप अब आपको ग्राम एटम समझ में आ रहा है। अब एटम की तरफ, इसी के बाद एटम की तरफ मूव कर जाएंगे। जैसे कि अगर किसी के ग्राम एटम निकालनी है तो उसमें ही उस ग्राम एटम में अगर मैं 6.023 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो उसके एटम निकल जाएंगे। मतलब 2 में अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो उसके इतने एटम होंगे ये पता चल जाएगा। हाइड्रोजन के यहाँ पर 3H2 में हाइड्रोजन के कितने एटम होंगे तो 6 ग्राम एटम है। ग्राम एटम में अगर मैं 6.023 इंटू 10⁻23 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे एटम निकल जाएंगे। यही चीज़ मैं यहाँ पर आपको समझाने वाला हूँ। तो अभी रफ करते हैं। अभी हम लोग ये समझ गए हैं कि इसके मोल कितने होंगे। मोल हम लोग यहाँ पर निकाल चुके हैं। इस नंबर में इस मल्टीप्लाई इस नंबर से अगर कर दिया जाए तो 100 ग्राम H2O में कितने H2O के मोल होंगे वो हम लोग निकाल चुके हैं। अब हम लोग ग्राम एटम निकालने वाले हैं। ग्राम एटम और एटम यहाँ पर हम लोग निकालने वाले हैं। ग्राम एटम और एटम।
तो एटम निकालने से पहले ग्राम एटम निकालना कंपलसरी हो जाता है, इस वजह से ग्राम एटम आपको बताना पड़ रहा है, ग्राम एटम आपको समझ में आना चाहिए। तो देखिए एक मोल H2O है, अगर मेरा एक मोल H2O है तो उसमें हाइड्रोजन के कितने ग्राम एटम है? 2। हाइड्रोजन के ग्राम एटम कितने? ऑक्सीजन के कितने? 1। उसी तरीके से अगर मेरा 5 बोला 5/9 या फिर इसको 50/9 भी लिख देता हूँ, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा 50/9 अगर मोल H2O के लिए, तो इसमें कितने होंगे हमारे हाइड्रोजन के ग्राम एटम? तो हाइड्रोजन के ग्राम एटम कितने होंगे? एक मोल में इतने हैं, और अगर 2 मोल होता तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर 3 होता तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 50/9 इंटू 2 कर देते हैं, 50/9 इंटू 2। तो इतने हमारे क्या होंगे? ग्राम एटम होंगे। इतने एक मोल में 2 ग्राम एटम है हाइड्रोजन के, ये हाइड्रोजन के ग्राम एटम है और ये ऑक्सीजन के ग्राम एटम है। तो एक मोल में है, तो हमारे 50/9 मोल में H2O में हाइड्रोजन के कितने एटम हो जाएंगे? तो 50/9 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया है, 50/9 इंटू 2। ऑक्सीजन में भी 50/9 इंटू 1 इतने हो जाएंगे। इतने हमारे ग्राम एटम निकले। तो नंबर ऑफ एटम कितने होंगे? नंबर ऑफ एटम कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ एटम इस नंबर में मल्टीप्लाई कर दीजिए 6.023 इंटू 10⁻23। तो इतने हाइड्रोजन के एटम होंगे 50/9 इंटू 2 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। और उसी तरीके से इस नंबर में भी अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए 6.023 इंटू 10⁻23, तो 100 ग्राम H2O में हाइड्रोजन के एटम कितने होंगे? इस नंबर में 6.023 इंटू 10⁻23 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 100 ग्राम H2O में हाइड्रोजन के एटम हमको मिल जाएंगे। और उसी तरीके से अगर इस नंबर में अगर 6.023 इंटू 10⁻23 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 100 ग्राम H2O में कितने ऑक्सीजन के एटम होंगे, हम ये भी यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब मैं सबको रफ करके यहाँ पे साफ यहाँ पे लिख देता हूँ, एक बार आप नोट कर लीजिए। किसी भी चीज़ को रटना नहीं है, हर चीज़ को सीखना है कि वो हो क्यों रहा है, क्यों हो रहा है, उसका रीजन क्या है। जब तक रीजन नहीं समझ में आएगा तब तक चीज़ें इंटरेस्टिंग नहीं लगेंगी। अब यहाँ पर लिखा था, यहाँ पर लिख दीजिए आप हाइड्रोजन एटम 50/9 इंटू 2 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा। और ऑक्सीजन एटम 50/9 इंटू 1 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। तो इतने हमारे हाइड्रोजन के एटम होंगे, इतने हमारे ऑक्सीजन के एटम होंगे इसमें 100 ग्राम H2O में। ये भी हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। देखिए क्वेश्चन हमारा उसी सीक्वेंस में ही आगे बढ़ रहा है। अब हम लोग बात करेंगे कि हाउ मैनी टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होंगे, या फिर हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, या फिर ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। आप इसको नोट करिए, फिर इसको भी हम लोग बात करते हैं। चलिए अब हम लोग इसके बारे में आगे बात करते हैं, अभी काफ़ी समय है हमारे पास। फिर से सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। एक मोल H2O में हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, हाइड्रोजन हमारे हैं कितने, समझिए एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। इस तरीके से हमारा ये H2O मिल रहा, मतलब एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन मिलकर, और एक हाइड्रोजन में कितने
इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे और ऑक्सीजन में 8 होंगे। मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। और हाइड्रोजन की अगर बात करें तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन जिसमें से। और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। ऐसा किस में हो रहा है? वो 1 मोल H2O में हो रहा है। तो आइए बात करते हैं, इसको नोट कर लीजिए पहले आप, इसको आप नोट कर लीजिए फिर आप बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करी जाए 1 मोल H2O, 1 मोल H2O की अगर बात करी जाए तो हाइड्रोजन के एटम, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के प्रोटॉन कितने होंगे ना? ये हाइड्रो Z बराबर P बराबर E फॉर्मूला भूलिएगा, जिसका जितना एटॉमिक नंबर उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होंगे। तो हम लोग इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों कैलकुलेट कर देते हैं। तो हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन होंगे और ऑक्सीजन के कितने होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके। और प्रोटॉन इसमें कितने होंगे? 2 प्रोटॉन इसके होंगे और 8 प्रोटॉन इसके होंगे। -4 देने लगेंगे इसमें। ये 1 मोल की बात हुई। तो 1 मोल में इस तरीके से, तो 2 मोल में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 मोल में 3 का मल्टीप्लाई होगा, 4 मोल में 4 का मल्टीप्लाई होगा। और टोटल की अगर बात करी जाए तो टोटल हमारे 10 इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ, और यहाँ पर 10 प्रोटॉन होंगे टोटल। अगर आपको बात समझ में आ रही है इतनी, तो हमारा क्वेश्चन है 100 ग्राम वाटर में हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो आप समझिए बात को। यहाँ पर 1 मोल की बात करिए तो हम लोगों को यहाँ पर कितने मोल लेने हैं? 50/9 मोल, 50/9 मोल H2O की अगर बात करी जाए, 50/9 मोल H2O की अगर बात करी जाए तो इलेक्ट्रॉन हमारे कितने होंगे? आप समझिए, इसमें ही 50/9 से मल्टीप्लाई करिए, इसमें 50/9, इससे 50/9, इसमें 50/9 और इसमें भी 50/9, इसमें भी 50/9 किया मल्टीप्लाई करिए, आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। तो आप समझिए इलेक्ट्रॉन हमारे कितने होंगे? 2 × 50/9 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन होंगे। ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन निकले। और 2 × 50/9 ये हमारे हाइड्रोजन के प्रोटॉन निकले हैं। किसमें? 50/9 मोल H2O में या फिर 100 ग्राम H2O में। अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन इतने होंगे, हाइड्रोजन के प्रोटॉन कितने होंगे? वो इतने होंगे। और ऑक्सीजन के प्रोटॉन कितने होंगे या फिर ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो 2 की जगह पर 8 कर दिया जाए, खाली 8 × 50/9 और 2 × 50/9। और यहाँ पर 10 × 50/9 और यहाँ पर 10 × 50/9। तो अब ये समझिए, आप बात बहुत ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर बहुत बड़ी गलती हो गई है। यही मैं चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को मतलब अटेंशन है कि नहीं क्लास में। अब यहाँ पर क्या गलत हुआ है, इसको अगर आपको समझ में आ गया तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। हर चीज़ सही लिखी है, लेकिन ये समझिए 1 मोल H2O में नहीं है, 1 मॉलिक्यूल H2O का ये रिजल्ट दिया गया है। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है? 1 मोल H2O, 1 मोल H2O में 2 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन। ये सही बात नहीं है। ये जो मैंने रिजल्ट लिखा है ये मैंने 1 मॉलिक्यूल का लिखा है। 1 मॉलिक्यूल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और 8 इलेक्ट्रॉन होंगे हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन। 1 मोल के लिए क्या करना होगा? अब सब जगह पर मेरे पास दूसरी कलर की अगर चौक होती तो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करके सब जगह पर 6.023 × 10⁻23 का अगर सब जगह पर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, सब जगह, इस कॉलम में भी, 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 इसमें भी, और इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी, तब ये हमारा एग्जैक्ट रिजल्ट मोल के लिए आ जाएगा। अभी ये हमारा रिजल्ट किसके लिए? मोल के लिए ना होके ये रिजल्ट अभी हमारा किसके लिए लिखा हुआ है? ये मॉलिक्यूल के लिए रिजल्ट लिखा हुआ है। एक मॉलिक्यूल का रिजल्ट दिया है और हमें किसका चाहिए रिजल्ट? मोल का चाहिए।
मुझे लग रहा है आपको बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर फिर से लिखते हैं मोल, एक मोल लिखा और मल्टीप्लाई कर दिया हमने इस नंबर से। इस नंबर को एवोगाद्रो नंबर भी बोलते हैं, तो AB एवोगाद्रो नंबर भी बोलते हैं। तो यहाँ पर AB से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जहाँ जहाँ पर AB लिखा है वहाँ पर 6.023 इंटू 10⁻23 आप कर लीजिएगा। तो इंटू AB एवोगाद्रो नंबर भी बोलते हैं इसको, इंटू AB, और यहाँ पर भी इंटू AB। यहाँ पर मोल लिख लीजिए, यहाँ पर भी AB, यहाँ पर भी AB, और यहाँ पर भी AB, और यहाँ पर भी AB, और यहाँ पर भी AB। अब ये हमारा करेक्ट आंसर है। मतलब 100 ग्राम H2O में हाइड्रोजन में इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 × 50/9 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, मतलब 2 × 50/9 इंटू AB की जगह पर वो वैल्यू लिख दीजिएगा बस, जो मोल के लिए 6.023 इंटू 10⁻23। तो ये हमारे इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, इतने प्रोटॉन होंगे, इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, प्रोटॉन होंगे। ये हाइड्रोजन के लिए है, ये ऑक्सीजन के लिए निकल गया, और ये टोटल के लिए निकल गया। जैसा कि यहाँ ऊपर भी दिया है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और टोटल, यही कॉलम हमारा चल रहा है। तो ये हमारा एक, और जब इसका मल्टीप्लाई आप नहीं किए थे तब यहाँ पर मोल ना होके मॉलिक्यूल के लिए था। अगर मोल आप लोगे तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक मोल की फिर से डिफिनेशन याद कीजिए, मैंने आपको क्या बताया था, उसमें एटम, मॉलिक्यूल और आयंस भी, और उसके बाद सब एटॉमिक पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो आ ही रहे। तो मेरे हिसाब से अब आपको समझ में आ रहा। अब तो आप देखिए, अब आपको बहुत चीज़ें समझ में आने लगी हैं। तो अब एक क्वेश्चन, पहले आप इसको नोट करिए, तो मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, इसको आप करिएगा। तो ठीक है गाइस, अब आप समझिए आप कितनी चीज़ें सीख चुके हैं। सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमें पता है, उनका वो हमारे दिमाग में हर समय होनी चाहिए। जैसे कि इस वीडियो में हम लोगों ने बात करी एटॉमिक मास क्या होता है, और हमारा मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, और मोलर मास क्या होता है। फिर इसके बिहाफ पे ही हम लोगों ने इसको भी समझा, एटॉमिक वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है। उसके बाद एक बात और हम लोगों ने समझी, ग्राम एटम क्या होते हैं और एटम क्या होते हैं, इसके बीच में डिफ्रेंशिएशन किया। उसके बाद अगर मैंने बात करी आपको 100 ग्राम H2O, ये हमारा जो 100 ग्राम H2O है, इसमें H2O के कितने मॉलिक्यूल होंगे इसकी भी बात करी। फिर हम लोगों ने ये भी बात करी इसमें कि हाइड्रोजन के कितने एटम होंगे, ऑक्सीजन के कितने एटम होंगे, हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, हाइड्रोजन के कितने प्रोटॉन होंगे, ऑक्सीजन के कितने प्रोटॉन होंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के जब इलेक्ट्रॉनों को अगर जोड़ दिया जाए तो फिर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे हमारे इस 100 ग्राम वाटर में, या फिर प्रोटॉन कितने होंगे, वो भी हम लोगों ने कैलकुलेट किया। तो ये सब चीज़ें जब हम लोग कैलकुलेट कर पा रहे हैं, तो क्या ये मूल कॉन्सेप्ट हमारा यहीं पर ख़त्म हो जाता है? नहीं, मूल कॉन्सेप्ट तो अभी स्टार्ट हुआ है, ये एक जर्नी है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। तो अब धीरे धीरे अगर चीज़ें आपको समझ में आ रही है तो फिर आप चीज़ें अच्छे से समझते जाओगे। तो आप एक क्वेश्चन समझिए, अगर मैं एक क्वेश्चन की यहाँ पर अगर बात करूँ तो एक क्वेश्चन ही केमिस्ट्री का आपको सॉल्व करने में कम से कम 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। अगर मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर अगर पुट करूँ, अगर मैं ये आपसे बोल दूँ कि आप ये समझिए कि आयरन 26 जो है, इसका एटॉमिक नंबर 26 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तीनों तरीके से अगर मैं पूछ सकता हूँ आपको, बोरबरी से पूछ लूँ, हुंड से पूछ लूँ, या फिर आप बाहु के नियम से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताने के बाद आप इसके देखिए क्वेश्चन है, आप अगर चाहो तो आप नोट करिएगा 8th 11th और 19th और 23 चारों क्वांटम नंबर के मान अगर मैं पूछ लूँ, N, L, M और S, चारों क्वांटम नंबर के मान इसके भी और इसके भी, मतलब इन इलेक्ट्रॉनों के। तो ये क्वेश्चन ही अपने आप में बहुत बड़ा हो गया। उसके बाद फिर मैं आपसे ये पूछ लूँ कि जो केमिकल बॉन्डिंग हम लोगों ने पढ़ा था, केमिकल बॉन्डिंग में कि केमिकल बॉन्डिंग हमारे कितने तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं, जो हमने इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड को पढ़ा था, और हम लोगों ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ा था। तो हम लोगों ने वहाँ पर एक वैलेंसी टर्म को पढ़ा था, वैलेंसी, जिसको हम लोगों ने इलेक्ट्रोवैलेंसी बोला था। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी हमारी नहीं होती, हमारी कोवैलेंसी भी होती है।
तो ये चीज़ें आपको हर समय याद समझ में आनी चाहिए, याद होनी चाहिए। कोवैलेंसी हमारी कहाँ पर यूज होती है? जो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन हमारे हेल्प करते हैं उसको कोवैलेंसी बोलते हैं। जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन हमारे हेल्प करते हैं उसको इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलते हैं। फिर हमारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड थे हमारे, फिर हमारे उनके कंपाउंड के बॉन्ड फॉर्मेशन हमारे किस तरीके से थे, या फिर मैंने 100 ग्राम वाटर की अभी बात करी, उसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तक हम लोग निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ मोल निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ एटम निकाल रहे हैं, हाइड्रोजन के एटम सब कुछ। उसके बाद मैं आपसे एक चीज़ ये भी बोल दूँ, क्या है, क्या H2O में बॉन्डिंग किस तरीके से, तो H2O के मॉलिक्यूल के बीच में कैसी बॉन्डिंग है, वो कोवैलेंट बॉन्ड है। तो ये आपको हर समय समझ में आना चाहिए। और H2O के मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्डिंग किस तरीके से थी, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पार्ट था। आपको समझ में आना चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पार्ट था। तो क्या नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स को भी कैलकुलेट किया जा सकता है, या फिर उनके बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड को भी कैलकुलेट किया जा सकता है? आप इस तरीके से सोचना चालू करिए, क्या हम इतनी चीज़ें भी कैलकुलेट कर सकते हैं? आप सोचिए, आप क्वांटम लेवल पे जाके स्टडी कर रहे हैं, तब आपको चीज़ें और बेहतरीन तरीके से समझ में आना चालू होंगी। तो कुछ क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर आपको बताया है, और मैं यही आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप चीज़ें और समझिए और आप काम करिए। और हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और इसी मोल कॉन्सेप्ट को थोड़ा और डिटेल में और कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग, तभी आप जब इन चीज़ों को समझ पाओगे, रिएक्शन वगैरह को समझ पाओगे, तभी आप वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कर पाओगे। तो ये चीज़ें इंटरेस्टिंग भी है और इम्पोर्टेंट भी है। थैंक यू गाइस वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच। और अगर आप क्वेश्चन ही देखोगे तो आप खुद भी क्वेश्चन एराइज कर सकते हो। तो जब आप क्वेश्चन एराइज करने लगोगे तो फिर आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए, अपने नोट्स बनाइए, और जो भी आपकी क्वेरी हो आप कमेंट बिल्कुल करिए, और क्वेश्चन आप नए नए एराइज करिए, आपको उनका आंसर मिलेंगे यहाँ पर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।